नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत यादव, सामाजिक कार्यकर्ता, आप सभी का इस लाइव टॉक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस बात पे आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा हेल्थ सिस्टम यानी स्वास्थ्य सेवाएं भारत की। आज के दौर में जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, ये महामारी फैली, तो तरह तरह के प्रश्न हमारे हेल्थ सिस्टम पे उठ रहे हैं। जहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक नहीं है, वहाँ पे केंद्र सरकार राज्य सरकार को फोकस कर रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को फोकस कर रही है। और जहाँ पर दोनों एक हैं, वो न जाने क्या क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं एक दूसरे पर ब्लेम करने के लिए। अगर ये कोरोना नहीं आया होता तो शायद जो हेल्थ सिस्टम है हमारा, इस पे चर्चा नहीं होती, प्रश्न नहीं उठाए जाते। लेकिन कोरोना ने ला के बहुत कुछ नुकसान तो किया, लेकिन वो हमें अपना जो प्रजातंत्र की जो शासन प्रणाली है, जो हेल्थ सिस्टम है, जो गरीबों के लिए जो बात की जाती है, उस पर कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं इस पे आपसे बात कर रहा हूं, और बात किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि इस हेल्थ सिस्टम से कहीं न कहीं मैं जुड़ा हुआ हूं। मैंने उस खामियों को अपने बहुत नजदीक से देखा है। वो वही खामियां जिसके बदौलत मेरी मां का 56 यानी 56 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। जी हाँ दोस्तों, अगर वो उस हेल्थ सिस्टम में वो खामियां नहीं होती तो आज मेरी मां मेरे साथ होती है। चूंकि मैं प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं, मैं इसलिए इस बात पे चर्चा कर रहा हूं, मेरे पिताजी बनारस के एक सरकारी अस्पताल में वर्कशॉप इंचार्ज थे। पापा से मिलने के लिए अक्सर अस्पताल में आना जाना होता था। चूंकि घर उस अस्पताल के करीब है, इसलिए बहुत सारे जो रिश्तेदार हैं गांव से, रिश्तेदार के रिश्तेदार अक्सर घर पे आते थे। उनसे मिलने के लिए अस्पताल जाना पड़ता था। कुछ छोटे मोटे बुखार या कुछ ऑपरेशन भी, हमारे जो घर के पापा मम्मी के ऑपरेशन भी उस अस्पतालों में हुए हैं, उसके लिए भी हमें वहाँ जाना पड़ता था। हमने अस्पतालों की उन स्थिति को, मैं यहाँ पे उस अस्पताल का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे घर का पता जानते हैं, उनको मालूम है कि मैं किस अस्पताल के पास रहता हूँ। बड़ा अस्पताल है दोस्तों। हेल्थ सिस्टम जो है वो हमारी मजबूरी है, हमें सहना पड़ता है। आज तक ना गरीब भारत के द्वारा दी गई स्वास्थ्य सेवाओं पे आवाज उठाया, ना अमीर। वो क्यों नहीं उठाया? इस पे मैं इस पे चर्चा करता हूँ, मैं इस पे बात करता हूँ। अमीर जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास सोर्स है, उनको कुछ भी होता है, बड़े प्राइवेट अस्पताल में पैसा फेंकेंगे, उनका इलाज हो जाएगा। या किसी गवर्नमेंट अस्पताल में अगर कोई बड़ा डॉक्टर है तो उनको फोन करवा देंगे, उनका इलाज हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो गरीब, अगर आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आप देखते हैं हजारों की संख्या में भीड़ लगी होती है। गरीब उसकी आवाज नहीं उठाता। आखिर क्या कारण है कि गरीब आवाज नहीं उठाता? ये प्रश्न है। ये प्रश्न आपको सोचना है, हमें सोचना है
लेकिन मैं इस पे बात बताता हूँ क्यों नहीं आवाज उठाता गरीब। गरीब ये सोचता है कि अस्पताल कम है, डॉक्टर कम है, हम गरीब हैं, हमें धक्के मार के हमें यही इसी लाइफ इसी तरह हमें जीवन जीना है। इन्हीं कारणों से गरीब आवाज नहीं उठाता। रही मिडिल क्लास लोगों की बात, तो कहीं छोटी इस क्लिनिक पे कहीं उस क्लिनिक पे वो भी अपने जीवन को किसी तरह से काट रहे होते हैं। मैंने अपने आंख से देखा है उस अस्पताल में एक गरीब का बच्चा सामने पड़ा हुआ था। डॉक्टर उसके सीने को मुश्किल से वो 6 महीने का रहा होगा या साल भर का रहा होगा, डॉक्टर उसके सीने को प्रेस कर रहा है, प्रेस करता जा रहा है। जब कुछ नहीं हुआ, जब वो मर जाता है, मेरे सामने वो बच्चा मरा, जब बच्चा मर जाता है तो उसको वेंटिलेटर पे लाया जाता है। आखिर वो वेंटिलेटर उसको पहले क्यों नहीं मिला? उसको वो वेंटिलेटर उसको पहले मिलना चाहिए ना। मैं अपनी माँ की बात बताता हूँ, मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ की बात बताता हूँ। चूंकि अस्पताल में मेरे पिताजी काम करते थे, मेरे पिताजी के डॉक्टरों से अच्छे संबंध थे। मम्मी को शिकायत क्या हुई अगस्त में कि भूख नहीं लग रही है, थोड़ा सा पेट में दर्द है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बिना किसी जांच के दर्द की दवा दे दिया, भूख लगने की दवा दे दिया। लेकिन वो दौर था जॉन्डिस उभरने का, जॉन्डिस की शुरुआत थी। अक्टूबर का महीना, भाई का फोन आया कि मम्मी बोल नहीं पा रही हैं, उनकी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं अगले दिन गया, जो नहीं होना था वो हुआ। बहुत दुख की बात है। लेकिन ये प्रश्न है, ये मेरी माँ का सवाल नहीं है, ये तमाम उन गरीब मजबूर भाइयों और बहनों की माँ का भी सवाल है, उनके रिश्तेदारों का भी सवाल है, उनके हर एक भाई के बहन का सवाल है, बहन के भाई का सवाल है, सबका सवाल है, हर लोगों का सवाल है कि क्यों हम अस्पताल में जाते हैं और हमें इतनी दवाएं दी जाती हैं। इतनी दवाओं की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं इस पर फिर बता रहा हूं आपको। मैं उसी अस्पताल में मेरे पिताजी को शिकायत हुई कि कैंसर के सिम्टम बताए गए। मैं वहां से पिताजी को रेफर करवाया टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। पहले तो रेफर नहीं किया जा रहा था, लेकिन मेरी जिद की वजह से पापा को रेफर किया गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस अस्पताल में जहाँ पे पापा का इलाज चल रहा था वहाँ पे कैंसर का अच्छा लोग नहीं है। लेकिन डॉक्टर क्यों रेफर करे? एक अब रेफर की बात आती है, ये भी बहुत प्रश्नों की बात है। डॉक्टर क्यों रेफर करे? डॉक्टर किसी भी चीज का इलाज करते हैं, उस मरीज को तब तक अपने यहाँ रखते हैं जब तक मरने की अवस्था पे नहीं चला जाता। ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब वो मरीज मरने के कगार पे चला जाता है तो डॉक्टर कहता है भैया अब हमारे कंट्रोल से बाहर है, अब उस बड़े अस्पताल में लेके जाइए। तो मैं उस डॉक्टर से मैं बात करता हूं, उस हेल्थ सिस्टम से मैं प्रश्न उठाता हूं, क्या वो स्वास्थ्य संस्थान जहां पे ये या वो डॉक्टर या वो एक्सपर्ट जो शुरू में इलाज करता है उसको पहले नहीं मालूम होता कि ये चीज हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है? लेकिन नहीं, वो नहीं उठाता है, वो ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इस पे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो ऐसा इसलिए नहीं करता है, उसको पैसे बनाने होते हैं। वो ऐसा इसलिए रेफर इसलिए नहीं करता है, उसकी अस्मिता का सवाल होता है। कैसे एक डॉक्टर होके दूसरे डॉक्टर के पास पेशेंट को रेफर करेगा? लोग कहेंगे ना, डॉक्टर साहब आपका नॉलेज कहाँ गया? कैसे उसकी पैसे की आमदनी होगी? उसके भी गुण पे
प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न का सवाल है। आखिर में ऐसा क्यों नहीं होता? तीसरी बात, ऐसा इसलिए नहीं होता कि जो मरीज वहां जाता है उसका कुछ भी ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होता। मरीज का एक्सरे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है एक्सरे, वो डॉक्टर नहीं लिखता। मरीज को दवा दी जा रही है, पैरासिटामोल दिया जा रहा है या कोई भी दवा दी जा रही है, क्यों दिया जा रहा है, उस बीमारी के बारे का विवरण नहीं देता। मरीज को ये बीमारी है, कब से है, पहले कितने साल से रही है, इसका कुछ भी इलाज, इसका कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन डॉक्टर या अस्पताल के द्वारा नहीं होता। दोस्तों, अगर ये सारा सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता तो शायद हम बहुत सारे बीमारियों से बच जाते। मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूं। मैं आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने में रखूंगा। वो तथ्य क्या है, जब पिताजी को, जहां पे मैं फिर बोल रहा हूं, मैं उस तरह का नाम नहीं लूंगा, वहां पे जब पापा का जब यूरिन से जब ब्लड आने लगा, एक दो बूंद, तो यहाँ की जांच पे लोगों ने बोला कैंसर है, तो मैंने रेफर करवाया टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। वहां भी गए, डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने एक बीसीजी होता है जिसको लगाते हैं यूरिन के रास्ते से पाइप डाल के, उसको हर 3 महीने पे करीब 3 बार लगाना था, फिर 6 महीने पे 2 बार लगाना था, ऐसे ही लगाना था। मैंने देखा जब डॉक्टर के पास मैं गया बात करने के लिए उस पे, तो डॉक्टर ने पूछा, एक्सरे मांगा, और एक्सरे मांग के डॉक्टर ये ने बोला, क्या आप स्मोकिंग करते हैं? पापा मुस्कुराते हुए बोले सर, मैं तो 35 साल पहले स्मोकिंग करता था। अब आप सोचिए डॉक्टर के द्वारा ये उठाया गया प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। मेरे पिताजी 35 साल पहले स्मोकिंग करते थे, उसके बाद से उन्होंने कुछ भी नशा नहीं किया। 35 साल बाद भी उनके एक्सरे में ये दिखता है कि पिताजी ने स्मोकिंग किया है। अब बात यहाँ पे आज के युवाओं पे हम डाल देते हैं, जो रोज हजार सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में सिगरेट फूंक देते हैं, तमाम क्या क्या नशा करते हैं। सोचिए उनका जो अंदर का जो सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, कितना वीक होता होगा। जो ईश्वर का दिया हुआ हेल्थ सिस्टम है, प्रकृति का दिए हुए जो आंत है, लंग्स है, जो हमारे किडनियां हैं, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते होंगे। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ, कैंसर, डॉक्टर यहां से तो बनारस से हॉस्पिटल ने कैंसर बोल के रेफर किया था, मैंने जबरदस्ती करवाया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने माँ को खो रखा था, मैं पिताजी के साथ ऐसा नहीं होना चाहता था। तो मैं जब वहां रेफर कराया, उन्होंने कितनी दवा दी, बीसीजी चढ़ाते थे, 3 बीसीजी यूरिन के रास्ते, और एक पैरासिटामोल देते थे, एक गैस की दवा देते थे, एक छोटी सी और कोई दवा थी, मुश्किल से 20-25 रुपए में। और एक चीज और महत्वपूर्ण बताऊंगा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की खासियत। सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो दवा की जो प्रिंटिंग चार्ज थे, मतलब कि हर एक पत्ता पे, दवा के पत्ता पे 120, 250, 300 ये लिखा रहता था। वही दवा अस्पताल के काउंटर से मिलती थी। उसका दाम कितना था, मैं कभी ऐसा होगा मैं पोस्ट भी करूंगा, उसका दाम कितना था, 120 की दवा का दाम था 30 रुपया, 150 की दवा का दाम था 25 रुपया। आखिर में इतना बड़ा गैप कहां से हो रहा है? क्यों टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो 150 की दवाएं हैं वो हमें 25 रुपए में मिल रही हैं? क्यों जिसको कैंसर बोल के बोला गया है उसको केवल 3 दवाएं दी जा रही हैं, जबकि आम अस्पतालों में हमें टोकरियों भर भर के हमें दवा खाना पड़ता है। मुझे याद है जब मेरी मम्मी शाम को दवा खाने के लिए बैठती थी तो एक पूरा पॉलिथीन, एक का बड़ा सा जो थैला होता है उतने थैले में रखती थी, और जैसे खाना खाते हैं, कौर खाते हैं, चावल का 1 कौर खाते हैं, 2 कौर खाते हैं पेट भरने के लिए, ऐसा लगता था कि दवा
बीमारी के लिए नहीं, पेट भरने के लिए खाया जा रहा है। लेकिन उसमें मैं छोटा था, मैं उतना मैं जानकार नहीं था, मैं ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ, जिज्ञासाएं उभरी, ये प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। तो ये सिस्टम हुआ। दोस्तों, अंत में मैं एक बात में आप सबसे बोलना चाहूंगा कि ये आज हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्रांति करने की जरूरत है। आपका एक समय था जब नारा लगा था रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब हमारी बेसिक आवश्यकताएं थी, प्राइमरी आवश्यकताएं थी। आज अच्छा हेल्थ सिस्टम भी हमारा एक प्राइमरी आवश्यकता है। हमें इस पे आवाज उठानी पड़ेगी, हमें इस पे प्रधानमंत्री जी को पोस्टकार्ड लिखना पड़ेगा, चिट्ठियां लिखनी पड़ेगी, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सोशल मीडिया से इस पे अपील करनी पड़ेगी। वो अपील क्या है? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर एक व्यक्ति का खाते को आधार कार्ड से जोड़ा है, उस तरह से सारे जितने भी क्लिनिक हैं, जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं, हर एक व्यक्ति जो इलाज कराने जाता है उसका पास हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, दवा क्या दिया जाता है, दवा किस लिए दिया जाता है, इन सब का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखना पड़ेगा। कि जब भी कोई व्यक्ति अगर कहे कि फला व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, तो उसको आधार कार्ड के नंबर से उसका डिटेल लिया जा सकता है। इस पे कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, निजता का अधिकार के तहत वो आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस पे घबराने की बात नहीं है। ऐसा रिसर्च, ऐसा कार्य आने वाले जो शोध होंगे, जो नए डॉक्टर होंगे, उनके ज्ञान को बढ़ाएगा। साथ में हमारे अंदर जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उसके बारे में जानकारी देगा कि कैसे डाटा मैं रिसर्च स्कॉलर हूं, मैं शोधार्थी भी हूं, मैं बहुत सारे हम शोध भी करते रहते हैं, रिसर्च पेपर भी लिखते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं। फील्ड में 1000 लोग हैं तो 1000 में से हर 100 से हम 10-10 का आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, 10-10 करके हमारा 100 हो जाता है। तो उन आंकड़ों के आधार पे हम 1000 लोगों की बातों को हम पता करते हैं कि 1000 लोग क्या सोचते हैं। अगर इस तरह से अगर हमारे पास जो हेल्थ सिस्टम है, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं उसके अलग अलग गांव हैं, जहां हम किसी बीमारी का जो प्रारूप है, जो स्ट्रक्चर है, जो सिम्टम है, ये उसको स्टेट वाइज, उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसको विलेज वाइज हम उसमें जब एंट्री करेंगे तो हमें मालूम होगा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का जो प्राइमरी काज है वो क्या है। तो दोस्तों आप सबसे अपील करता हूं कि ये 2 बातें फिर से आप उस पर ध्यान रखिए। आप मांग करिए अपनी सरकार से, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आप हर एक डीएम को, हर एक आप कहेंगे जो अधिकारी है, सबको आप मेमोरेंडम दीजिए, लिखिए कि हमारा जो हेल्थ हिस्ट्री है उसको ऑनलाइन किया जाए, डॉक्टर हमें कौन सी दवा देता है उसको ऑनलाइन किया जाए, हमें क्या प्रॉब्लम है उसको ऑनलाइन किया जाए, हमें एक्सरे दिया गया है, वो एक्सरे को हम हमारे परमानेंट हमारा एक अकाउंट बना के, जैसे हम गूगल ड्राइव में हम सारे रखते हैं, वैसे उसको रखा जाए, ताकि आज अगर हमें सर्दी जुकाम होता है या सीने में दर्द होता है या पैर में दर्द होता है या खांसी आती है, उसको हम अगले या 6 महीने पे या 1 साल पे या 2 साल पे हम उसका रिकॉर्ड हम रख सकें। क्योंकि जो पर्चियां मिलती हैं उस पर रिकॉर्ड नहीं अंकित होता है। जब रिकॉर्ड, क्योंकि हमें भी मालूम है कि हम जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हम बचा के नहीं रख सकते, तो हम ऐसे कैसे रख सकते हैं, लेकिन जब ये ऑनलाइन होगा तो हम सारे रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो दोस्तों आप सबसे अपील है कि आप अपने
प्रधानमंत्री जी को देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री, स्टेट के स्वास्थ्य मंत्री हैं, नेशनल केंद्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, हमारे जो सीएमओ हैं, जो भी आपका स्वास्थ्य अधिकारी है, सबको लेटर लिखिए, सबको मैसेज करिए कि हमारे जो हेल्थ प्रिस्क्रिप्शन है, हमारे जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, चाहे मेडिसिन लेने की, चाहे मेडिसिन खाने की, चाहे जांच की, उस सबको ऑनलाइन किया जाए। दोस्तों, जिस दिन ऐसा होगा तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज सच आसान होगा, बहुत सारे रोग का निदान बहुत आसान होगा। हमें इतनी जो खांसी भर की जो दवा होती है, खाना की तरह हम दवा खाते हैं, हम नहीं खा सकते। जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम, मालूम है आजकल एंटीबायोटिक इतना खतरनाक हो गया, इतना खतरनाक हो गया कि इंसान, हमने इतनी एंटीबॉडी दवाएं ले ली हैं कि जो नई वाली एंटीबॉडीज हम पे काम नहीं करती है। दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है। पहले क्या था, हम एक छोटी सी टेबलेट खा लेते थे, बड़े बीमारी का इलाज हो जाता था। लेकिन आज इतनी दवाई क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है खराब हो गया है, हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो गया है। उस इम्यून सिस्टम को फिर से बरकरार कर रखने के लिए दोस्तों, ये सब चीज़ें जरूरी है। और आपसे निवेदन है, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके भाई के लिए बोल रहा हूँ, हम सबके भाई के लिए बोल रहा हूँ, हम सबके लिए बहनों के लिए बोल रहा हूँ, हम सबके लिए माताओं के लिए बोल रहा हूँ, हम सबके लिए गार्जियन के लिए बोल रहा हूँ। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमने सीखा है। मित्रों, बस आपसे निवेदन है, बस पत्र लिखिए प्रधानमंत्री, ये अपील करिए, सारे हेल्थ सिस्टम को ऑनलाइन करने का प्रयास करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। जय हिंद। मैं ही आपसे निवेदन करता हूँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, आप सबकी भी जय हो।